प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। डीएवी स्कूल दुधवा खरा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन करेंगे, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। इसके लिए हमें इसकी शुरुआत करनी है। तो देखिए कहाँ से करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने माना है कि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। हमने इसके विपरीत माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो वह परिमेय संख्या कहलाती है। और यहाँ पे p व q दो सह अभाज्य पूर्णांक लेते हैं। अब सह अभाज्य पूर्णांक के लिए आप समझो कि सह अभाज्य पूर्णांक होते क्या हैं। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड एक हो, यानी एक के अलावा और अन्य गुणनखंड न हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड सार्वत्रिक गुणनखंड एक हो, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए √2 बराबर p/q है। √2 को हमें क्या करना है, वज्र गुणा करना है। तो इसके नीचे एक मान लेते हैं और इसका वज्र गुणा देखिए, एक को p से गुणा किया, p इक्वल टू √2 को q से गुणा किया, तो p इक्वल टू √2q। अब यहाँ हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे देखिए p² इक्वल टू √2 का वर्ग करोगे तो 2 और q का वर्ग करोगे तो q², जिसको हम समीकरण 1 से लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए कि यहाँ पे ये 2 है, q² का गुणांक है। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये p² को विभाजित करेगा। यहाँ हम लिखेंगे कि 2 p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान से देखिए कि 2 है वो p² को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। इसके बारे में यहाँ देखिए कि यदि हम 4 का वर्ग लेते हैं और 4 का वर्ग 16 को 2 विभाजित करता है 8 बार, तो 4 को भी 2 विभाजित 2 बार करेगा। यानी यदि 4 के वर्ग को विभाजित करता है तो 4 को भी विभाजित करता है। इसी प्रकार अन्य, जैसे आपको ले लिया 7 का वर्ग 49। अब आप ही बताइए 49 2 से विभाजित है? नहीं है, तो 7 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इस बात से हमें पता यह चला कि यहाँ जो p है हमारा, उसका एक गुणनखंड 2 होगा, क्योंकि p को 2 विभाजित करता है। अब देखिए माना जो हमारा p है उसके बराबर हम 2r मान लेते हैं। कितना मानेंगे? 2r, और उसको समीकरण 1 में रखें देंगे। तो समीकरण 1 है हमारा p² इक्वल टू 2q²। तो जहाँ पर p है वहाँ पर हम 2r रखेंगे, तो इस p के स्थान पे 2r रख लेते हैं, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू 2q²। अब देखिए 2 का वर्ग 4 और r का वर्ग r² इक्वल टू 2q²। अब इस 2 का पक्षांतरण करते हैं तो ये q² का गुणांक है, इसलिए दूसरी साइड में क्या होगा, 4r² को विभाजित करेगा। 4r² को 2 से विभाजित करने पर 2r² इक्वल टू q²। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 है वो r² को विभाजित करता है, सॉरी ये 2 है वो r² का गुणांक है, तो ये दूसरी साइड में q² को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखोगे 2 q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, जो हमने ऊपर देखा था सेम उसी कंडीशन में।
अब देखिए यहाँ से ये बात का हमें पता चलता है कि यदि 2 क्यू की स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ कि क्यू का गुणनखंड कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पे देखो कि ऊपर हमने देखा कि p का गुणनखंड है वो भी 2 है और q का गुणनखंड है वो भी 2 है, और हमने माना था कि p व q है वो अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या है। अब देखिए जिस अनुसार हमने ऊपर जो कल्पना की थी कि p और q से अभाज्य पूर्णांक है, तो से अभाज्य पूर्णांक में तो गुणनखंड 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे हमें गुणनखंड प्राप्त होता है 2, तो इसका मतलब हमने जो प्रारंभ में कल्पना की थी वो असत्य है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ p व q का एक उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना असत्य है, इसलिए √2 एक अप्रिमेय संख्या होगी। इसको थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए दिया क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है और हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम शुरुआत करते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है और यदि इसी को परिमेय संख्या हमने मान लिया तो इसको हम लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ p बटा q 2 से अभाज्य पूर्णांक लेते हैं। से अभाज्य पूर्णांक मतलब इनका गुणनखंड 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसका पक्षांतरण करते हैं, वज्र गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा p = √2q। इसका क्या करते हैं वर्ग, तो p की स्क्वायर इक्वल टू √2 का वर्ग 2 और q की स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि 2 है वो q की स्क्वायर का गुणांक है, तो यह p की स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 है वो p की स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यह 2 है वो p को भी विभाजित करेगा। अब देखिए p को विभाजित करेगा तो हमें प्राप्त हुआ कि p का गुणनखंड है वो 2 होगा। अब हम क्या रखते हैं कि जो हमारा समीकरण 1 है उसमें p का मान 2r रख लेते हैं। तो यहाँ पे p है और p का मान 2r रखेंगे, p की स्क्वायर है तो 2r की होल स्क्वायर इक्वल टू 2q की स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्ग 4 और r का वर्ग r की स्क्वायर इक्वल टू 2q की स्क्वायर। इस 2q की स्क्वायर का पक्षांतरण करते हैं तो ये 2q की स्क्वायर का गुणांक है, तो देखिए क्या होगा 4r की स्क्वायर बट्टा 2 इक्वल टू q की स्क्वायर। आंसर होगा 2r की स्क्वायर इक्वल टू q, ये q की स्क्वायर समीकरण 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है वो q की स्क्वायर को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा। ये बात हमने पहले इसी अनुसार p के लिए भी पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2 है वो q का गुणनखंड हो गया। चूँकि हमने ऊपर पढ़ा था p व q दोनों से अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 1 होना चाहिए और हमें प्राप्त हो रहा है p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ हमने जो प्रारंभिक कल्पना की थी वो गलत थी, असत्य थी, इसलिए हमारा जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। और वैसे आपको पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या होता है, और 2 अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल है वो एक अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए इसी एक क्वेश्चन के अनुसार हम बाकी अन्य क्वेश्चन कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ यदि हमें 2 के स्थान पे यदि √3 दिया होता तो हम यहाँ जितने भी 2 हैं वहाँ पर 3 रखते और उसको हल करते। इसी अनुसार यहाँ पर यदि हमें √5 दिया गया है तो याद रखना है ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया है यहाँ √2 के स्थान पर √5 रखकर इसको हल
करना है। इसी प्रकार हमें √7 को भी इसी कॉन्सेप्ट है, इसी सवाल के अनुसार इसी के अंदर √2 के स्थान पे √7 रख के, √3 रख के, √5 रख के हल कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, √3, √5 और √7। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर √3, √7 और √5 के लिए आपको अभ्यास करना है। देखते हैं कि आप कितना समझ पाए हैं। देखिए बच्चों, हमारी प्रश्नावली 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी ये जो संख्याएं हमें यहाँ पे लिख कर दी गई है, 3 + 2 √5, 5 - √3, 1/√2 और 3 √2, इन सभी को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसका हल करते हैं। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी इसके विपरीत सिद्ध अपरिमेय करना है और मानना है परिमेय संख्या। जबकि हमने इसे परिमेय संख्या माना है तो इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी 3 + 2 √5 = P/Q। यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q का मान कभी 0 नहीं होगा। अब इससे हमें क्या करना है? इसको आगे हल करना है। यहाँ देखिए 2 √5 को हम यहीं पे रख कर 3 का पक्षांतरण करते हैं तो P/Q - 3 प्राप्त होता है। अब देखिए ये सेम का सेम इक्वल टू, इसके नीचे चलो 1 मान लेते हैं और Q और 1 का हम एलसीएम लेते हैं, यानी लघुत्तम समावर्ती लेते हैं तो Q प्राप्त होगा। अब देखिए Q को Q से डिवाइड किया तो 1 को P से गुणा किया, P माइनस 1 को Q 1 है वो Q को डिवाइड करेगा Q बार और Q को ऊपर 3 से गुणा करोगे 3Q। यहाँ देखिए आगे कि ये 2 है √5 का गुणांक है, यानी गुणा में है तो इसका पक्षांतरण करने पर ये कहाँ पे होगा? भाग में प्राप्त होगा। यहाँ हम देखते हैं कि P व Q 2 पूर्णांक लिए थे और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। हमें पता है संख्या सभी पूर्णांक होती हैं, इसलिए ये देखिए पूर्णांक है और पूर्णांक है वो किसके रूप में है? भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में। इसलिए इस संख्या को हमें क्या मान लेना है? परिमेय संख्या मान लेना है कि P, Q 2 और 3 पूर्णांक है, अतः P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो होगा वह भी वही होगा, क्योंकि तभी बराबर का निशान है। तो ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। अब बताइए बच्चों कि √5 एक परिमेय संख्या होता है? बिल्कुल गलत बात। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हमने तो क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने लिख दिया कि √5 परिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि √5 है, इसके लिए हमारा कथन क्या है? असत्य है। यानी हमने √5 को एक परिमेय संख्या बताया, ये कथन हमारा असत्य है। इसलिए जो हमने प्रारंभिक कल्पना की थी, प्रारंभ में हमने क्या कल्पना की थी कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना हमारी क्या होगी? गलत होगी। ये कल्पना गलत है, इसलिए यदि परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय जरूर होगी, क्योंकि संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय है वो तो परिमेय होंगी, शेष बची संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय। क्योंकि यह यहाँ पे हमारी कल्पना गलत है। हमने जो कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना गलत हो गई। इसका मतलब परिमेय तो नहीं है, अब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय जरूर होगी। इसलिए हमें जो दिया गया है वो हमने सिद्ध करके बताया है। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार, इसी
तरीके से हम शेष बचे इन क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो 1/√2 है, इसका पहले आप यहाँ देखिए 1/√2 है, इसका पहले आप क्या करोगे, परमीकरण करोगे। परमीकरण यानी इसको लिखोगे √2 को ऊपर गुणा करने पर और √2 को नीचे यानी p व q से गुणा करने पर। इस संख्या को हमें आगे हल करना है। तो शुरुआत में जब हम इसे अपरिमेय संख्या मान के p/q के रूप में लिखते हैं, उसके बाद हमें पहली स्टेप ये करनी होगी, यानी इसका परमीकरण करके इसको आगे हल करना है। और हल इसी प्रकार करना है कि अंडूट की संख्या एक तरफ होनी चाहिए, जैसे यहाँ हमने √5 एक तरफ लिया है और शेष संख्या एक तरफ ली है। तो इसी सभी में जो प्लस है वो माइनस होगा पक्षांतरण करने पर, जो माइनस है वो प्लस होगा पक्षांतरण करने पर, जो गुणा में है वो भाग में और भाग में वो गुणा में होगा। और हमें इसी तरीके से अच्छी तरह से समझकर इस क्वेश्चन को और बाकी शेष क्वेश्चनों का भी हमें अध्ययन करना है, उनका भी अभ्यास करना